नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय आईडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। प्रोत्साहन की परीक्षा में छोटे उद्यम, दैनिक जागरण। आफत बनती जंगल की आग, जनसत्ता, युद्ध विराम और शांति, राष्ट्रीय सहारा। सैटेलाइट जोड़ने से अंतरिक्ष बाजार में बढ़ी भारत की साख, हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। प्रोत्साहन की प्रतीक्षा में छोटे उद्यम, दैनिक जागरण। गौरव भल्लभ लेखक, फाइनेंस के प्रोफेसर एवं भाजपा नेता हैं। यदि समावेशी विकास के विकल्पों पर विचार करें तो सबसे प्रमुख विकल्प सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के रूप में सामने आता है। यदि भारत इस दशक में एमएसएमई क्षेत्र का अपेक्षित रूप से कायाकल्प कर सके तो विकास को समावेशी बनाने में बड़ी सहायता मिलेगी। एमएसएमई परिदृश्य पर दृष्टि डालने से इस क्षेत्र की भूमिका और उससे संबंधित संभावनाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती हैं। इस समय देश में 6.34 करोड़ उद्यम सक्रिय हैं, जिनके जरिए 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वे जीडीपी में 30% से अधिक का योगदान कर रहे हैं। ये थाईलैंड और स्वीडन की आर्थिकी के बराबर हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र की संभावनाओं को अभी तक पूरी तरह से भुनाया नहीं जा सका है, क्योंकि कई अवरोध उनकी राह रोके हुए हैं। आगामी बजट को इन अवरोधों को दूर करने की दिशा में समुचित उपाय करने होंगे। एमएसएमई की राह में सबसे बड़ी बाधा वित्तीय संसाधनों तक पहुंच है। यूके सिन्हा समिति के अनुसार ये इकाइयां करीब 240 से 300 अरब डॉलर की फंडिंग की कमी से जूझ रही हैं। अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एमएसएमई की कर्ज तक पहुंच केवल 14% है, जबकि चीन में 37 और अमेरिका में 50% तक है। इसके जरिए 2018 में 2023 के दौरान मलेशिया की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 32 से बढ़कर 38% हो गया। यदि भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालकर ऐसे उपाय अपने देश में किए जाएं तो 5 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिकी के लक्ष्य को पाने में बड़ी मदद मिलेगी। इसमें सरकारों, वित्तीय संसाधनों और उद्योग संस्थाओं में उचित समन्वय भी आवश्यक होगा। यह बजट इसकी शुरुआत के लिए एक आदर्श मंच हो सकता है। आफत बनती जंगल की आग, जनसत्ता। अभिषेक कुमार सिंह। अमेरिका अब तक की सबसे भीषण आग से झुलस रहा है। इसके प्रांत कैलिफोर्निया के बड़े इलाके में जंगल धधक उठे हैं, जो 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हजारों घर राख हो गए हैं, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों एकड़ क्षेत्र बर्बाद हो गया है। यह आग असाधारण इसलिए भी कही गई क्योंकि आमतौर पर जनवरी में वहां जंगल की आग का कोई मौसम नहीं होता। दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन, ऊंचे तापमान, शुष्क मौसम और सूखे ने अचानक खौफनाक रूप धारण कर लिया और बड़े इलाके में इस तरह तबाह कर दिया मानो वह कोई बड़ा बम गिरा दिया गया हो। पहली बार ऐसा लगा कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कैलिफोर्निया के लॉस एंजिलिस इलाके में बेहद तेजी से फैल रही आग के आगे निरुपाय हो गया। इस आग से निपटने की नीतियों को लेकर वहां राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। वहां जहां तक पर्यावरणीय और वैज्ञानिक कारणों की बात, तो अमेरिका के नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआआ का कहना है कि पिछले 2 दशकों में पश्चिमी अमेरिका में जलवायु परिवर्तन के कारकों की अनदेखी ने जो हालत पैदा किए हैं, वे इस आग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं। आमतौर पर वहां मई-जून से लेकर अक्टूबर के बीच जंगल की आग लगने की कुछ घटनाएं हर साल होती रही हैं, लेकिन इधर लगने लगा है कि आग की समयावधि का दायरा बढ़ गया है। इस बार सबसे पहले जंगल की आग कैलिफोर्निया के पेलिसेड्स इलाके में भड़की। आसमानी बिजली या किसी इंसान की करतूत से छोटे स्तर पर जंगल में लगी आग वहां बहने वाली तेजी हवाओं के कारण इस कदर बेकाबू हो गई कि एक इलाका देखते देखते राख हो गया। जहां हॉलीवुड की अनेक हस्तियों के आलीशान घर हैं। जहां तक हमारे देश की बात है, यहाँ नीति निर्माता और योजनाकारों ने जंगलों की आग की गंभीरता को ठीक से नहीं समझा। इसलिए कहना मुश्किल है कि जंगल की आग को भड़कने से रोकने से संबंधित कोई भी तरीका उन्हें रास आएगा। ऐसे में इकलौता तरीका यही है कि सूचना मिलते ही विशालकाय बाल्टियों से लैस हेलीकॉप्टर पानी के साथ दहकते जंगलों की तरफ रवाना किए जाएं। गांव प्रशासन और सुरक्षा बल ऐसे नाजुक मौके पर सजग रहे, लेकिन ये तरीके एक हद तक ही कारगर रहते हैं। अमेरिका में रोक के नहीं रुकी ये आग ने यह साबित कर दिया है। युद्ध विराम और शांति, राष्ट्रीय सहारा। इसराइल और हमास के बीच करीब 15 महीनों से युद्ध के बाद आखिरकार शांति समझौता हो गया, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जब तक शांति समझौते का
अनुमोदन नहीं किया था, तब तक विश्व समुदाय में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी अफवाहें थी कि इसराइल के कुछ गुर दक्षिणपंथी नेता इस समझौते का विरोध कर रहे थे और प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस दबाव में शांति समझौते का अनुमोदन करने के लिए कैबिनेट वोट में देरी की। खुशी की बात है कि उन्होंने समझौते का अनुमोदन कर दिया है और अब कैबिनेट से पारित हो जाएगा। हालांकि इस क्षेत्र में भू रणनीति की स्थिति इतनी जटिल है कि इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शांति समझौते की जमीन बहुत भूरी भूरी है। आने वाला समय ही बताएगा कि क्या इस शांति समझौते से अस्थायी शांति का रास्ता निकल पाएगा या नहीं। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता में यह शांति समझौता संभव हो सका है, लेकिन विश्व समुदाय के नेताओं को इस समझौते को सफलतापूर्वक लागू करवाने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। दोनों युद्धरत देश के बीच युद्ध विराम के कई प्रयास पहले भी हुए हैं, लेकिन समझौते पर पारस्परिक सहमति न बनने के लिए जितना हमास के नेता जिम्मेदार हैं, उससे कहीं अधिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं। समझौते के प्रावधानों के तहत शुरुआती 6 सप्ताह तक युद्ध विराम रहेगा। इस दौरान हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। दूसरे चरण में सभी बंधकों की रिहाई हो जाएगी और अस्थायी शांति समझौता लागू हो जाएगा। इस दौरान गाजा से सभी इजरायली सैनिकों की वापसी हो जाएगी। इस शांति समझौते को जमीन पर उतारने में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी भूमिका है, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि उनके पद ग्रहण 20 जनवरी से पहले बंधकों की रिहाई हो जानी चाहिए। गौरतलब है कि गाजा पर इसराइल की सैनिक कार्रवाई में 46,000 से ज्यादा लोग मारे गए। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि इस शांति समझौते के बाद विश्व समुदाय गाजा के पुनर्निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और स्थायी शांति का हर संभव प्रयास करेंगे। सैटेलाइट जोड़ने से अंतरिक्ष बाजार में बढ़ी भारत की साख। हिंदुस्तान। निरंकार सिंह, पूर्व सहायक संपादक, हिंदी, विश्वकोश भारत। भारत ने अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के स्पेडएक्स मिशन ने ऐतिहासिक डॉकिंग में सफलता हासिल की है। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है। इसरो ने पहले पृथ्वी की कक्षा में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया था, फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब यह बड़ी कामयाबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाभाविक इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले 7 और 9 जनवरी की तकनीकी कारणों से इसे टाल दिया गया था। 12 जनवरी को इसरो ने एक परीक्षण किया जिसमें उपग्रहों को 3 मीटर की दूरी तक लाया गया और फिर आगे के विश्लेषण के लिए उन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। इसरो ने स्पेडएक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने का चौथा प्रयास किया था, जो सफल रहा। इसरो ने अपने बयान में कहा कि 2 उपग्रहों को जोड़ने के बाद दोनों को एक ही वस्तु के रूप में नियंत्रित करने में उसे सफलता मिली है। आने वाले दिनों में उपग्रहों को अलग करने व विद्युत हस्तांतरण की जांच की जाएगी। तकनीकी दक्षता के साथ साथ इस मिशन के जरिए भारत वैश्विक व्यावसायिक अंतरिक्ष बाजार में अपनी जगह सुनिश्चित कर रहा है। 2030 तक यह बाजार $1 ट्रिलियन का हो सकता है। फिलहाल इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $8 अरब की है। सरकार का लक्ष्य 2040 तक इसे बढ़ाकर $44 करना है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 3,985 करोड़ रुपए है और इसके 48 महीने में पूरे होने का अनुमान है। फिलहाल यहाँ 2 लॉन्च पैड मौजूद है। नया लॉन्च पैड इन दोनों लॉन्च पैड से अधिक क्षमता वाला होगा। नए लॉन्च पैड को अंतरिक्ष क्षेत्र में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। इस पैड के बनने पर अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और स्पेस प्रॉक्ट में प्रशिक्षण में तेजी लाई जा सकेगी। इससे भारत अपनी जरूरत के मिशन को अंजाम देने के साथ साथ विश्व की मांग भी पूरी कर सकेगा। सरकार के ताजा फैसले की नई पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में भी मदद मिली है। धन्यवाद।